नमस्कार। पॉलिटी इन 5 मिनट श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बात करने वाले हैं आदर्श आचार संहिता की, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हम सब जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश होते हैं, एक संहिता होती है जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ जो भी चुनाव में प्रत्याशी होती है उनके लिए जरूरी होता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव से पूर्व जारी की गई एक अधिसूचना होती है और ये अधिसूचना चुनाव के परिणाम तक जारी रहती है। चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा ही आदर्श आचार संहिता को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। इसके उल्लंघन पर प्रत्याशी या अन्य लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। भारत में आदर्श आचार संहिता संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। पहली बात तो भारत के संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात कि इसके ऊपर कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है, यानी कोई भी लीगल बाइंडेशन अगर आप बात करोगे तो भारत के संविधान में ये नहीं मिलेगी। इसका सबसे पहले प्रयोग 1960 के समय केरला के इलेक्शन में किया गया था और एक पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शंस में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अनुशासन को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको फॉलो करने के आदेश दिए और देखा गया कि 1991 के बाद 1991 के बाद ये बहुत ही बेहतर तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत में इसको प्रभावी रूप से लागू करने की भूमिका अगर किसी की है तो भूतपूर्व चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की मानी जाती है। टी.एन. शेषन भारत में सबसे ताकतवर चुनाव आयुक्तों में से एक था, जिससे कहा जाता है कि उनसे सरकारें भी डरती थी। लालू यादव जी उस समय बिहार में थे तो बिहार में वो चुनाव नहीं करवा रहे थे क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी थी। वो चुनावों को सरकारी दखल अंदाजी से दूर रखने के लिए जाने जाते थे। तो टी.एन. शेषन साहब का बहुत भारत के चुनाव आयोग में सुधारों के लिए एक बहुत बड़ा नाम इनका माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने एक बेसिक डाल लिया कि ये कोई संविधान में नहीं है, इसका कोई भी, ये तो चुनावी संचालन के दौरान चुनाव आयोग के प्रयासों से निकला है। और ये आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आज़ादी देता है, उसी के प्रावधानों से ये निकला है। अगर हम बात करें आदर्श आचार संहिता में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वह निर्देश होते हैं जिनका सभी राजनीतिक दलों द्वारा पालन किया जाना आवश्यक होता है। इनका उद्देश्य चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाना होता है। सत्ताधारी राजनीतिक दलों के गलत तरीके के से लाभार्थ को रोकना होता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना होता है और साथ ही राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर तय करने का काम इनका होता है। अगर हम इनकी मुख्य विशेषताएं माने तो सामान्य तौर पर इनकी विशेषताओं के अंदर कई तत्व शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं उस डिसिप्लिनरी एक्शन को दिखाता है जिसमें वोटर्स को कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी लुभा नहीं सकते, कोई सांप्रदायिक बात कर नहीं सकते। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिस दिन से ये अधिसूचना जारी हो जाती है उस दिन से सारे के सारे अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी या केंद्र सरकार के अधिकारी, वो चुनाव आयोग के अंडर में काम करेंगे, यानी कि उनकी फेरबदल चुनाव आयोग की परमिशन के बिना न तो राज्य सरकार कर सकती है न केंद्र सरकार कर सकती है। साथ ही 1979 में 1979 के बाद से इसने एक चीज़ और लागू कर ली कि चुनाव की अधिसूचना के बाद में कोई भी मंत्री सरकारी गाड़ी से यात्रा नहीं कर सकता, सरकारी गाड़ी से इलेक्शंस प्रचार नहीं कर सकता, यानी उन्होंने सरकारी खर्चे के प्रयोग को भी रोक लगाने का काम किया। साथ ही चुनाव प्रचार अभियानों के दौरान किसी भी विपक्षी की निजी जिंदगी का चित्रण या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली किसी भी कार्यवाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का भी ये काम करता है। आचार संहिता के समय किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा रैली या जुलूस को
बैठकों के लिए अग्रिम सूचना निकटतम पुलिस थाने में देना अनिवार्य होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप रैली कर रहे हो और पुलिस को सूचना नहीं है, पुलिस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद इलेक्शन आपको करना पड़ेगा। व्हाट आर द लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे ये स्टेटरी बेकिंग नहीं है इसका कोई भी, और ये केवल बस चुनाव के दौरान आया गया था। हम देखते हैं कि इसके पीछे के कुछ तत्वों को अगर आप लागू करना चाहते हो तो आप इंडियन पेनल कोड ऑफ 1816, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 एंड रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसके तहत इसको थोड़ा बहुत आप लागू कर सकते हैं। 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस ने रिकमेंड किया था कि एमसीसी को लीगली बाइंडेड बना देना चाहिए और इसको रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है उसको 1951 उसका एक हिस्सा बना देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया क्योंकि इसके लागू होने के बाद में फिर 45 दिन के भीतर सभी कार्यों को संपन्न कराना जरूरी हो जाता है। इस कारण से इसको एक दिशा निर्देश चुनाव आयोग के स्वतंत्रता और विवेक पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट और सभी के लिए। पॉलिटी इन 5 मिनट की श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।